वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्री रेक्विजिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप पढ़ा था और टाइप्स भी पढ़े थे। तो जिस भी स्टूडेंट को वो टॉपिक समझने हैं तो वो लोग मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं जाके। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी इस वीडियो के। एंड सेकेंडली, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री रिक्विजिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अपना इसमें मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जिसको बिल्कुल नहीं पता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। और अगर किसी को अच्छे से समझना है तो वो लोग मेरी उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली 2 पार्टीज़ होती हैं। एक में होते हैं ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरी साइड होते हैं मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वो दोनों मिलके अपने किसी डिस्प्यूट को या किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दोनों मिलके कंसल्ट करके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही एमिकेबल मैनर में होता है, ठीक है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होता, जैसे कि लीगल पार्टी, गवर्नमेंट, इन सब का इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो अब हम बात करेंगे प्री रेक्विजिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री रेक्विजिट्स बोलते किसको है। तो प्री रेक्विजिट्स क्या होती है, कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्री रेक्विजिट्स। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं या एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ जॉइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, so its effectiveness depend on their attitude and the relevant environment in which collective bargaining takes place। तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। कैसा डिसीजन मेकिंग, जॉइंट, क्योंकि इसमें वो दोनों मिलके, ठीक है, एक दूसरे के ओपिनियंस जानते हैं, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके वो लोग किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो जो इसकी इफेक्टिवनेस है कि कितना अच्छा जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो कितनी अच्छी होगी या कितनी सक्सेसफुल होगी, तो वो डिपेंड करती है एटीट्यूड और इन्वायरमेंट के ऊपर। कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसमें हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उनका एटीट्यूड कैसा है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो प्रॉब्लम को सुलझाना चाहते हैं या और डिस्प्यूट को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। इफ़ दीज factors are favorable, collective bargaining may be a good system for preventing the emergence of industrial disputes। अगर जो ये फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स होगा, वो अंडरस्टैंडिंग होंगे दोनों, ठीक है, एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनेस्ट होंगे, ठीक है, कोई बायसनेस नहीं होगी, कुछ अनफेयरनेस नहीं होगी, ठीक है, किसी भी पार्टी के अंदर। तो इससे क्या होगा कि अगर ये सभी फैक्टर्स फेवरेबल होंगे तो इससे जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो बहुत ही गुड सिस्टम हो सकता है। किस चीज़ को रोकने के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सो देयर आर फॉलोइंग प्री रिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये फॉलोइंग प्री रिक्विजिट्स है जिनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएशन टीम्स एंड इशू। तो केयरफुली सिलेक्शन होना चाहिए नेगोशिएशन टीम्स का और इशू का, ठीक है। नेगोशिएशन टीम्स मैंने बता दी कौन कौन होते हैं, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और साथ में मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। The team should have a mixed composition including production, finance and IR experts। तो इसके अंदर कौन कौन होना चाहिए, इसमें मिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। एक तो मतलब हर एरिया से कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, टीम के अंदर जो मैनेजमेंट साइड से टीम है, जैसे कि IR एक्सपर्ट हो गई, प्रोडक्शन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, क्योंकि सबकी ज़रूरत होगी, ठीक है, हमें अच्छे से समझने के लिए इशू को। इट शुड बी हेडेड बाय पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन स्पेशलिस्ट ऑफ सफिशिएंट सीनियोरिटी। तो इसके अंदर जो किसके द्वारा चेयरपर्सन कौन होना चाहिए इसका, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, और जिसको एक्सपीरियंस हो, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक्सपीरियंस रखता हो कि किस तरीके से किसी डिस्प्यूट को सोल्व करना है, तो वो इसके चेयरमैन होने चाहिए। हु हैज़ एडवोकेट अथॉरिटी टू कमिट द एंटरप्राइज एंड टेक डिसीजन विदाउट फ्रिक्वेंट रेफर्स टू टॉप मैनेजमेंट। उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो भी एंटरप्राइज के बेस पे कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो केयरफुल सिलेक्शन होना चाहिए नेगोशिएशन टीम्स का एंड इश्यूज़ का। तो सबसे पहला हमारा
प्रीरेक कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन है देयर शुड बी ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। ओपन माइंडेडनेस क्या होती है कि हम लोग रेडी होते हैं दूसरों के विचारों को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, ठीक है, खुले दिमाग से सोचते हैं, हमारे दिमाग में कोई बाइसनेस नहीं होती किसी के प्रति। तो द टीम्स शुड हैव ओपन माइंड्स टू लिसन एंड अप्रिशिएट द अदर कंसर्न एंड पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो शो फ्लेक्सिबिलिटी इन मेकिंग एडजस्टमेंट टू द डिमांड मेड। तो जो दोनों टीम्स है उन दोनों के माइंड्स ओपन होने चाहिए, वो दोनों तैयार होने चाहिए एक दूसरे को सुनने के लिए, एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। एंड आल्सो शो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब दोनों ही तरफ से ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि दोनों थोड़ा थोड़ा झुक सकते हैं, जो भी उन्होंने डिमांड रखी है, ठीक है, उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो देयर शुड बी ओपन माइंडेडनेस। ये थी हमारी सेकंड। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है, जो भी हम टॉपिक है या जो भी इशू है हमारा, तो उससे रिगार्डिंग हमारे पास डाटा जरूर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर डाटा ही नहीं होगा तो फिर हम लोग वहाँ पे करेंगे क्या। तो डाटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए हमारे पास। तो देयर शुड बी सफिशिएंट डाटा अवेलेबल ऑन द डिमांड्स एंड इशूज़ प्रेजेंटेड। बोथ पार्टीज शुड प्रेजेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द डिस्कशन टेबल, मतलब दोनों पार्टीज़ की तरफ से अपना अपना डाटा प्रिपेयर होना चाहिए, जिस भी टॉपिक के रिलेटेड वो लोग डीलिंग करने आए हैं, जिस भी टॉपिक को वो लोग सोल्व करने आए हैं। तो देयर शुड बी फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे फॉर एग्जांपल वो वेज को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं, ठीक है, वेज को बढ़वाना चाहते हैं, तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास डाटा होना चाहिए, जो उस जोग्राफिकल एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर वेज स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, तो उससे रिलेटेड डाटा होना चाहिए उनके पास भी और एम्प्लॉयर्स के पास भी डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है नो अनफेयर प्रैक्टिसेस। दी प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग शुड बी फ्री फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। ये मैंने आपको पहले ही बता देता, कुछ भी इसके अंदर अनफेयर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो फेक हों या उनमें कुछ रियलिटी ही ना हो, तो कुछ भी इसके अंदर अनफेयर नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है, फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है बियॉन्ड वेजेस। बियॉन्ड वेजेस का मतलब क्या है कि वेजेस से परे। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से परे। तो वर्कर कैन मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस टू अचीव पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड गुड वर्किंग कंडीशंस। दे शुड नॉट कन्फाइन कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर मेयर मॉनिटरी बेनिफिट्स, ठीक है। अब वेजेस से परे का क्या मतलब है कि जो वर्कर्स हैं वो इफेक्टिवली यूज़ भी कर सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग का। वो सिर्फ इसलिए यूज़ ना करे कलेक्टिव बार्गेनिंग का कि उनकी जो वेज है वो इंक्रीज़ हो जाए या उनको बोनस मिल जाए। नो, उनको अपनी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में, मतलब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होती है, इसके अंदर कोई भी अगर डिसीजंस होता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उस डिसीजन के अंदर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जिनके लिए डिसीजन लिया जा रहा है उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, उनके भी ओपिनियंस लिए जाते हैं। तो उनको ये ऑथोरिटी भी होनी चाहिए कि जो भी राइट्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पर अप्लाई हों, जो भी डिसीजन उन पर अप्लाई हों, तो उन सब चीज़ों में उन सबको इंक्लूड करना चाहिए मैनेजमेंट को, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट ये होती है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए और गुड वर्किंग कंडीशन, जिस भी जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहाँ की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, हेल्दी ब्रेकफास्ट और अच्छा गुड ड्रिंकिंग वाटर कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वेजेस से परे भी इसका इफेक्टिव यूज़ किया जा सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है यूनियन कोऑपरेशन। इसके अंदर क्या है, यूनियन मस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक implications of collective bargaining and realize that union demand must be met from the income and resources of the organization। इसके अंदर क्या होता है कि जो यूनियन है उसको समझना चाहिए इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस मतलब उसको इतना पता होना चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी इनकम है या कितने रिसोर्सेज है जिससे वो उस जो डिमांड कर रही है यूनियन उसको कंप्लीट कर भी सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। उसको ऐसी डिमांड रखनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फुलफिल कर सके। ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि इतना आप इंक्रीज़ कर दो या इतनी वेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ाने की वो डिमांड करे जो ऑर्गेनाइजेशन बियर ही ना कर सके, ठीक है। तो इतनी उनको समझ होनी चाहिए जो यूनियन होती है कि वो लोग उतनी ही डिमांड करें जितनी की एक ऑप्टिमम लेवल हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको डिमांड नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है, मैनेजमेंट शुड नॉट अवेट द यूनियन टू रेज प्रॉब्लम बट शुड मेक एवरी रीजनेबल एफर्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अराइजिंग एंड टू रिमूव देम प्रॉम्प्टली व्हेन दे अराइज। दस मैनेजमेंट शुड हैव प्रोएक्टिव अप्रोच। अच्छा, इसके लिए अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो नौबत ही ना आने दे या फिर वो ये कंडीशन ही ना आने दे कि जो
आपकी यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी वो इशू अराइज हो, ठीक है, उसको पहले ये एफर्ट करना चाहिए कि कम से कम इशू अराइज हो, और हो सके तो बिल्कुल अराइज होना हो। उसको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ट्रेड यूनियन के एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना चाहिए, वेजेस का, सैलरी का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, कि किसी चीज़ को होने की नौबत ही ना आने दे, ठीक है। ऐसी उनकी पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। देखिए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे पास रिटर्न प्रूफ होता है, इसको हम लीगली भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी हम दिखा सकते हैं एज ए प्रूफ कि हाँ देखो ये लिखा हुआ है। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट तो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर शुड बी रिटर्न डॉक्यूमेंट इफ़ एनी एग्रीमेंट इज़ डन बिटवीन पार्टीज़। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने लायक। नेक्स्ट है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ हैं, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट के बिना तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता या कोई भी चीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं की जा सकती। So in any relationship, trust is most important factor. So there is mutual trust and confidence between management and trade unions. नेक्स्ट आपका रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू रिकॉग्नाइज द ट्रेड यूनियन एंड टू बार्गेनिंग इन मोर गुड फेथ in unionized situations. So strong union and progressive management can help create an atmosphere of mutual confidence. इसके अंदर क्या लिखा गया है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको, जो ट्रेड यूनियन है उसके जो भी ओपिनियंस है या जो भी वो विचार अपने देती है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाँ ये जो बातें कह रही है वो सही है। उनकी सलाह लेनी चाहिए अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशन उनके रिलेटेड इशू किए जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग यूनियंस होगी और प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट होगी तो ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकती है जिससे दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए एजुकेशन क्या होती है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ना कि अपने तक सीमित रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।